जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू को डिटेल। एनिमल टिश्यू को चलिए देखते हैं। अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं। हेटेरोट्रॉप का मीनिंग क्या है? जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं करता है, वो हेटेरोट्रॉप है। जैसे प्लांट जो है अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करते हैं, सो दे आर नॉट हेटेरोट्रॉप, दे आर ऑटोट्रॉप। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। और एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स के पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कि वो अपने फूड को मुंह खोल करके इंगल्फ करता है। जो अपने फूड को इंगल्फ करे, उसके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो देखो, एनिमल्स के फीचर मैंने आपको बता दिए। इस अर्थ पर दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। एक तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड जो है वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास से कई सारा सेल। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कई सारा सेल्स होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा के पास सिंगल सेल होता है। सिंगल से कम में लाइफ पॉसिबल है क्या? सिंगल सेल से कम में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, इससे कम में लाइफ नहीं बनेगा। सो अमीबा, बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब देखें, माना जाता है कि इस अर्थ पर जब लाइफ आया था ना, इस अर्थ पर जब लाइफ आया था, तो स्टार्टिंग में चाहे एनिमल्स और या किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो था, स्टार्टिंग में ये लाइफ जो था काफी ज्यादा प्रिमिटिव था। इसके पास एडवांस फीचर नहीं थे, लीस्ट स्पेसिफिक था। और धीरे धीरे समय के साथ कॉम्प्लेक्स होते चला गया। तो स्टार्टिंग में एनिमल्स को भी एक देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो एनिमल्स अर्थ पे थे, उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि उनकी जो एनिमल्स थे, उनकी बॉडी जो थी, इट वाज जस्ट ए बंच ऑफ सेल्स। वो सेल का एक गुच्छा था, है ना। और वो जो गुच्छा था उसमें हर सेल जो था वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता था। समझ रहे हो आप? तो हमारे पास एक बंच ऑफ सेल हो जिसमें हर सेल पूरा अपना इंडिपेंडेंटली अलग अलग फंक्शन करे, और दो सेल के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो हम कहेंगे ठीक है, इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनिमल्स जो थे, स्टार्टिंग में उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं। जैसे मैं अगर अपने बॉडी की बात करता हूं, तो मेरे स्किन की सेल का भी डिवीजन है, लेवल ऑफ डिवीजन है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। हमारे आईज की सेल का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना। हमारे ईयर की सेल्स का काम है सुनना। तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है ना, काम का बंटवारा हो चुका है। लेकिन इधर काम का बंटवारा नहीं होता है, एंड ईच सेल इज वर्क इंडिपेंडेंटली। आज भी ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ? टिश्यू बन गया। टिश्यू क्या होता है समझिए। tissue is a group of cell in which, like, we have a group of cell, and in that group each cell is working in coordinated manner, and they have assigned a specific function. हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल है, जैसे आप समझो में एक सेल है, दो सेल है, थर्ड सेल है, मेनी सेल्स है। ये जितनी भी सेल्स हैं, ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि एक सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है ना, ऐसे कई सारी सेल्स हैं। और ये जितनी भी सेल्स हैं सबका सेम फंक्शन, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये ग्रुप जो है ये टिश्यू है। ओके, वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड इन दैट ग्रुप each cell assigned a similar function, then we will say that group it's a tissue, right? तो अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है और वो सारी सेल्स एक ही फंक्शन करती हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो हो चुका है ना। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स होते हैं उनके पास टिश्यू होता है, और टिश्यू में भाई डिवीजन ऑफ लेबर क्लियरली होता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। तो माना जाता है कि इस अर्थ पर जो फाइलम निडेरिया था, यस, फाइलम निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके पास पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर आया। जैसे हाइड्रा, जैसे जेलीफिश, इनके पास पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर आया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाती, तो कई सारी टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाती हैं और एक फंक्शन करती हैं, तो वो तो फंक्शन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है।
तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शन और ज्यादा स्पेसिफिक होता है, एनिमल और ज्यादा एडवांस होते हैं, और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तो इस अर्थ पर पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, और सबसे लास्ट में आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक फंक्शन करते हैं। यस, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक फंक्शन करते हैं, और वो फंक्शन जो होता है हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी बॉडी में लाइक मंकी और ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, हमारे बॉडी में कई सारी नर्व्स है वो करती है। ये सारे ऑर्गन्स मिल करके एक काम करते हैं ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो वो काम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होगा, हाई लेवल का होगा। और ये इन्होंने, ये सारे ऑर्गन्स ने मिलकर के जो सिस्टम बना लिया, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इपिथेलियल टिश्यू से। इपिथेलियल टिश्यू से बात करते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो इसमें इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, इसके लोकेशन को समझिए कहाँ होता है। ये भी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा लिविंग वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एनिमल्स के बॉडी के लाइनिंग पर होता है। एनिमल्स, इपी मतलब होता है अपॉन, सुनना समझना आप, इपी मतलब होता है अपॉन, और थैलियोस का मतलब होता है ग्रो। तो ये जो टिश्यू होता है, ये सारे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो या तो ये बॉडी के बिल्कुल बाहर रहेगा जैसे मेरे स्किन की लाइनिंग में रहेगा, या बॉडी के बिल्कुल अंदर रहेगा जैसे मेरे ओवरल कैविटी के लाइनिंग में है ना। तो ये बॉडी के लाइनिंग में मिलता है, सबसे अंदर या सबसे बाहर मिलता है। अच्छा, इपिथेलियल टिश्यू के पास दो चीज जरूर रहेगा, एक तो एक एक तो इसके पास सेल्स का लेयर होगा, और नीचे एक पतला सा मेम्ब्रेन होगा जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। दो चीज जरूर रहती हैं, एक सेल्स का लेयर, एक सेल का लेयर हो सकता है, 2 सेल का लेयर हो सकता है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है समझिए। अच्छा, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, थिन लेयर, है ना। तो ये एक पतला सा लेयर है जिसपे सेल्स जो होती है वो अलाइंड होती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है समझिए। देखो, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, इपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। इपिथेलियल टिश्यू के पास अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता। यस, इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, दे डोंट हैव देयर ब्लड सप्लाई, इनके पास अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कैरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है, वो तो इनको चाहिए ना। तो होता क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई होता है, इससे ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ग्लूकोज चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो आराम से डिफ्यूज हो करके सेल्स के पास चला जाता है अक्रॉस द बेसमेंट। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, ये ए सेलुलर लेयर होता है जिसपे सेल्स अलाइंड होते हैं, और इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसमें 2 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर को कहते हैं बेसल लेमिना, और नीचे वाली लेयर को कहते हैं रेटिकुलर लेमिना। देखिए, जो बेसल लेमिना होता है ना, इस मेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन हाँ होता है। चलिए, और नीचे वाली जो लेयर होती है, ये सेकेंड लेयर जो मैंने नीचे वाला लेयर बनाया है, इसको कहते हैं रेटिकुलर लेमिना। और रेटिकुलर लेमिना इज रिच इन रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर क्या होता है, ये भी हम आगे डिटेल। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए सेलुलर लेयर and it is permeable membrane and it has 2 layer, basal lamina, reticular lamina। ऊपर वाला जो है ये बेसल लेमिना है, और नीचे वाला है रेटिकुलर लेमिना। अब इपिथेलियल टिश्यू को आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिंपल इपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंपल इपिथेलियम।
भाई देखो, जो सिंपल इपिथीलियम होता है ना, सिंपल इपिथीलियम हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यस, इट हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये शर्त है सिंपल इपिथीलियम, इनके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो कंपाउंड इपिथीलियम होता है, कंपाउंड इपिथीलियम में मोर देन वन लेयर ऑफ सेल होता है प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो अब हम सिंपल इपिथीलियम के टाइप को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप सिंपल इपिथीलियम के टाइप को देखोगे, तो जो पहला टाइप होता है वो होता है सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम। कौन सा इपिथीलियम? सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम कहते हैं। ठीक है, जो सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम होता है, सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम में एक तो स्क्वामस शेप सेल्स होती है। स्क्वामस शेप सेल्स का मतलब क्या होता है, समझिए। देखो, सेल्स जो होती है ना, पॉलीगोनल जैसे दिखती हैं, बिल्कुल थिन सेल्स होती हैं, और उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल बहुत ही थिन होंगी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहती है, और इसकी वजह से ये बन जाता है थिनेस्ट इपिथेलियम ऑफ बॉडी बन जाता है। मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो बिल्कुल एक स्केल की तरह, एक पपड़ी की तरह दिखेगा, सबसे पतला वाला इपिथेलियम होता है। और देखिए, ये जो पतला इपिथेलियम है, तो कहीं पे मटेरियल को अगर एक्सचेंज करना है, जैसे हमारा अल्वुलाई है, अल्वुलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स के लिए बेस्ट फिटेड है, क्योंकि पतला लेयर होगा तो उसके अक्रॉस एक्सचेंज बहुत तेजी से होता है। उसी तरह से जहां पर फिल्टरेशन करना है, जैसे हमारा किडनी होता है, किडनी का जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड को फिल्टर करना होता है। तो जहां ब्लड को फिल्टर करना है, वहां पर भी ये बेस्ट इपिथेलियम होता है। फाइन। तो हमारे अल्वुलाई ऑफ लंग्स में मिल जाएगा, ओके, और हमारे वुमेन्स कैप्सूल में मिल जाएगा, राइट। और एक और पॉइंट समझते हैं। देखो, हमारे बॉडी में जो सेल्स होती है, हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, न्यूट्रिएंट कैरी करता है। लेकिन ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। सेल्स तक जाते जाते ब्लड वेसल्स बहुत ही पतली हो जाती हैं, और वो जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है उनको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनका काम है डायरेक्टली सेल्स को मटेरियल प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन दे देना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, ग्लूकोज दे देना, अमाइनो एसिड दे देना, ये ब्लड का काम होता है। ठीक है, और ब्लड में भी सेलुलर लेवल पर ब्लड कैपिलरी का काम होता है। तो ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी के वॉल को हम लोग कहते हैं इंडोथीलियम। यस, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड इंडोथीलियम। और ये इंडोथीलियम किससे बना होता है? ये एंडोथीलियम बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। सो वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन कॉल्ड इंडोथीलियम, एंड इट्स मेड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ इपिथेलियम इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम। बहुत सिंपल है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम में क्यूबिकल शेप सेल्स होती हैं। यस, क्यूबिकल शेप सेल्स होती हैं, और न्यूक्लियस जो होता है, भाई देख लो न्यूक्लियस कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में होता है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूबॉइडल शेप सेल्स हैं, और ये जितनी भी सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में अलाइन। अगर क्यूबॉइडल सेल के, क्यूबाइडल सेल्स जो हैं, अगर इन सेल्स का बॉर्डर ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है, यस समझना आप, इन सेल्स का बॉर्डर अगर ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है, तो उस फिंगर लाइक फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम होता है कि सरफेस एरिया जो होता है ना उसको इंक्रीज करो, ताकि यहां पर एब्जॉर्प्शन हो सके। जैसे आप समझो, यहाँ पर हमारे पास क्यूबाइडल शेप सेल्स है, तो इन क्यूबाइडल शेप सेल्स के पास यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई है। अगर मैं इसको सीधा करता हूं, अगर ये माइक्रोविलाई जो है इन सबको मैं सीधा करता हूं, तो भाई ये तो यहां तक फैल जाएगा ना, राइट। इसका मतलब क्या है, माइक्रोविलाई की वजह से इस छोटे से एरिया में ही उतना बड़ा सरफेस एरिया जो है उसको एडजस्ट किया गया है ना। तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो अगर क्यूबाइडल सेल्स के पास माइक्रोविलाई है, तब उसे कहेंगे हम कि ये ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। और अगर माइक्रोविलाई नहीं है तो सिंपल क्यूबाइडल है। जैसे हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं,
एंड दिस थायराइड फॉलिकल्स हैज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। और हमारा जो ओवरी है या हमारी टेस्टिस है, तो ओवरी और टेस्टिस के अंदर जो इपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। तो जर्मिनल इपिथेलियम जो होता है वो सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इपिथेलियम मिल जाएगा आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई देखो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन जो होता है ना, वहां पर जबरदस्त तरीके से एब्जॉर्प्शन, डेली आपका जो ब्लड है वो 180 लीटर ब्लड फिल्टर रेट बनता है। मतलब जो ब्लड ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है वो 180 लीटर होता है। क्या 180 लीटर यूरिन में चला जाता है? नहीं, यूरिन में मुश्किल से 1% जाता है। तो 180 लीटर का 99% वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और उस रीएब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल इपिथेलियम ऑफ आवर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। देन वी हैव कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं बिल्कुल लंबी लंबी सेल्स होती है। यस, सेल्स जो होती हैं पतली पतली लंबी लंबी सेल्स होती हैं, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल बेस पे होता है। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉलम शेप पिलर शेप सेल्स। अगर इन कॉलमनार सेल्स के पास माइक्रोविलाई हो तब हम इन्हें कहेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। और भाई ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलता है हमें स्मॉल इंटेस्टिन। जो ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टिन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, तो फूड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, समझिए, फूड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए वहां पे बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। और सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो हमारे स्टमक में मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टिन में मिल जाता है। सो बेसिकली कोलुमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, yes, columnar epithelium is present in our stomach, our intestine. In large intestine, we have simple columnar cells, and in small intestine, we have brush border columnar epithelium for increasing surface area. ठीक है। नेक्स्ट इपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है सीलिएटेड इपिथेलियम। भाई देखो, जो सीलिएटेड इपिथेलियम होता है ना, सीलिएटेड इपिथेलियम में क्या होता है, सेल्स होती हैं, और सेल्स से ऐसे देखिए हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया क्या होता है? इट्स अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट अराइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, सॉरी, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सीलिया साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल से निकलता है बाहर, और इसका काम क्या होता है? पार्टिकल को एक डायरेक्शन में पुश करना। यस, सीलिया जितने भी होते हैं सारे के सारे बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और वो पार्टिकल को एक डायरेक्शन में पुश। अगर ये सीलिया कॉलमनार सेल में हो तो उसको हम कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और अगर ये सीलिया क्यूबाइडल सेल में हो तो हम कहेंगे कि ये है सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होती हैं जो फर्टिलाइज एग को ऐसे यूट्रस की तरह पुश करने का काम। फाइन। फिर हमारा ब्रेन जो होता है, भाई आपका ब्रेन जो है वो अंदर से हॉलो होता है ना, आपका ब्रेन अंदर से खाली है, एक्सक्यूज मी, आपका ब्रेन अंदर से हॉलो होता है, और ब्रेन के अंदर जो चेम्बर्स होती हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और इस वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में एक्चुअली एक फ्लूइड फ्लो होता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअली वहां पर भी जो वेंट्रिकल्स जो होती हैं उसकी लाइनिंग में सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होती हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो जो सीएसएफ है ना उसमें करंट क्रिएट करना। यस, ये क्या करती हैं कि वो सीएसएफ में धारा बनाती हैं, उसमें करंट क्रिएट करने का काम करती है। फाइन, ठीक है। और ये जो सीलिएटेड क्यूबाइडल सेल्स हैं, सीलिएटेड क्यूबाइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल ब्रोंकियोल्स। स्मॉल ब्रोंकियोल्स होती हैं, उनके अंदर सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। फाइन।
देन नेक्स्ट वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। देखो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स होता है। स्टेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, लेयरिंग होती है। तो इस इपिथेलियल टिश्यू को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो इसमें लगेगा आपको कि एक से ज्यादा सेल्स की लेयर है। वैसे है तो ये सिंपल इपिथेलियम। और भाई एक बात बताओ कि अगर ये सिंपल इपिथेलियम है, तो सिंपल इपिथेलियम में तो सिंगल लेयर ऑफ सेल होना चाहिए ना, मल्टी लेयर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि एक से ज्यादा सेल्स की लेयर है। एक्चुअली ना इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो लॉन्ग सेल्स होती हैं और दूसरी शॉर्ट सेल्स होती है। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट सेल है, छोटी सेल है, और जो बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच रही है वो लॉन्ग सेल है। जो लॉन्ग सेल होती है उनका ओवल न्यूक्लियस होता है, और जो शॉर्ट सेल होती है उनका राउंड न्यूक्लियस होता है। तो माइक्रोस्कोप में देखने पे एक फॉल्स अपीयरेंस ऑफ लेयरिंग होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडो स्टेटिफाइड। स्यूडो मींस फॉल्स एंड स्टेटिफिकेशन मींस लेयर। यस। अब ये जो स्यूडो स्टेटिफाइड इपिथेलियम होता है, इस स्यूडो स्टेटिफाइड इपिथेलियम में अगर सीलिया हो तो उसको हम कहेंगे सीलिएटेड स्यूडो स्टेटिफाइड, जैसे यहाँ पर सीलिया है। और अगर सीलिया नहीं हो तो नॉन सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड। नॉन सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड का एग्जांपल है इपीडिडमिस, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट है इपीडिडमिस। ओके, अपर पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। और सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो हमारे ट्रैकिया में मिलता है। देखो ट्रैकिया में ये जो सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम के सीलिया होते हैं ना, जब आप ब्रीद इन करते हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल को पुश करने का काम हमारा सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम करता है, राइट। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिएटेड स्यूडोस्टेटिफाइड। तो हमने देख लिया सिंपल एपिथेलियम का टाइप, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हमने देखा, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर हमने देखा कॉलमनार एपिथेलियम, फिर हमने देखा सीलिएटेड एपिथेलियम, फिर देखा स्यूडोस्टेटिफाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्लैंड में होता है ना। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वो स्ट्रक्चर होता है जो कुछ सिंथेसाइज करके सिक्रीट करता है। हो सकता है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा हो सकता है वो मिल्क सिक्रीट कर रहा हो सकता है वो ऑयल सिक्रीट कर रहा हो, सलाइवा सिक्रीट कर रहा हो, टीयर्स सिक्रीट कर रहा हो, एंजाइम सिक्रीट कर रहा हो, स्वेट सिक्रीट कर रहा हो, म्यूकस सिक्रीट कर रहा हो, कुछ भी सिंथेसाइज करके सिक्रीट करे तो क्या है वो, ग्लैंड है ना। अब ग्लैंड दो टाइप के हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड सिंगल सेल का बना हुआ, और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल। देखो गॉबलेट सेल्स जो होती है ना, दे आर मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स, और ये जो मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स का काम जो होता है वो होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। ये म्यूकस को सिक्रीट करने का काम, फाइन। मल्टी सेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल के अलावा आप जितने नाम जानते हो, स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है। अच्छा ग्लैंड को तो आपने नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, अच्छा डक्ट के बेसिस पर भी डिवाइड करते हैं। देखो ग्लैंड जो होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, ग्लैंड जो होती है उनके दो टाइप होते हैं। अच्छा डक्ट क्या होता है, देखो डक्ट जो होता है ना, डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ग्लैंड का सिक्रीशन है, इस ग्लैंड के सिक्रीशन को टारगेट साइट तक लेकर के जाने का काम करता है। ग्लैंड जो होता है, आई मीन ग्लैंड जो होता है, मान लो जैसे मैं स्लाइवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारी चीक के अंदर होता है ना। स्लाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ओरल कैविटी में कोई ना कोई तो लेकर के जाता होगा। तो ये जो डक्ट होता है इट्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट टेक्स सिक्रीशन टू टारगेट साइट। और डक्ट किस चीज का बना होता है भाई, सॉरी डक्ट कैसे बना होता है, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जिस ग्लैंड में डक्ट हो उसको कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, समझना बात। जिस ग्लैंड में डक्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिस ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है उसको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। जैसे ऊपर मैंने ये जो डक्ट बनाया है, आई मीन ऊपर जो मैंने ये जो भी ग्लैंड बनाया है यहाँ पर, ये ये ग्लैंड क्या है, इसमें देख लो आप, इसमें डक्ट है ना, तो डक्ट है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है ना।
और एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, है ना। और डक्ट जहां पर नहीं होता है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशन को टारगेट साइट पर कैसे लेकर के जाता है। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में या लिम्फ में कर देता है। बेसिकली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सारे के सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। और ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, ये ब्लड या लिम्फ के थ्रू अपने टारगेट साइट पर आराम से चले जाते हैं। ठीक है, आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? अच्छा, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड तो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, एक और ग्लैंड होता है जिसके पास मिक्स फीचर होता है, उसे कहते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देखो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, उसके पास इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का फीचर होता है। जैसे अगर आप पेंक्रियाज को देखते हो तो पेंक्रियाज में जो 99% सेल्स होती है उनको कहते हैं पेंक्रियाटिक एक्टिन। और वो जो पेंक्रियाटिक एक्नी होती है उनका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, दे आर जस्ट 1%। उनका इंडोक्राइन फंक्शन होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करती है। आपने सुना होगा ना कि जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करता है। किससे करता है सिक्रेट? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से करता है। यस, किससे? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से वो सिक्रेट करता है। अच्छा, जो पेंक्रियाटिक एक्नी होता है ये सिक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस। यस, क्या सिक्रेट करते हैं ये लोग? ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। किससे? पैंक्रियाटिक डक्ट से। यस, पैंक्रियाटिक डक्ट से ये लोग पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। तो डक्ट आ गया ना, तो एक ही ग्लैंड में दोनों फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन और इंडोक्राइन फंक्शन। इसलिए इस ग्लैंड को कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलो या मिक्स ग्लैंड। फाइन। सो pancreas, gonads like testis and ovary are example of, they are example of, yes, they are example of heterocrine gland. फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ग्लैंड होती है, नेक्स्ट ग्लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। देखो, अगर ग्लैंड, समझे आप, अगर ये जो अपनी, ये जो अपना ग्लैंड है, इसमें अगर सेल्स इक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिक्रीशन करती हैं तब हम बोलेंगे कि ये नीरोक्राइन ग्लैंड। जैसे एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल को जो भी सिक्रेट करना होता है सबसे पहले उसको वो सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद से उसको पैक कर देते हैं वेसिकल्स के अंदर। और ये वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स धीरे धीरे क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन में जाकर के फ्यूज हो जाते हैं और बाहर रिलीज हो। ये एक्सोसाइटोसिस है। एक्सो मींस आउटसाइड, सेल के बाहर सिक्रेट। तो जो भी ग्लैंड एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिक्रीशन करती है उसे कहते हैं नीरोक्राइन। लेकिन अगर ग्लैंड अपने एपिकल, जिसको जो भी सिक्रीट करना है, अगर वो अपने सेल के एपिकल पार्ट में उसको पहले इकट्ठा करता है और इकट्ठा होने के बाद से एपिकल पार्ट ही पिंच ऑफ हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, तब उसे कहेंगे हम एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन जो होता है सेल के एपिकल पार्ट में इकट्ठा होता है और वो जो एपिकल पार्ट है वो पिंच ऑफ हो जाता है, टूट करके अलग हो जाता है। एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है ह्यूमन का मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना भाई, ये जो होलोक्राइन ग्लैंड होता है, होलोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली जो भी सिक्रीट होना होता है सबसे पहले वो सिंथेसाइज होता है, सेल के अंदर इकट्ठा होता है और वो पूरा का पूरा सेल ही टूट करके अलग। होलोक्राइन ग्लैंड में होल सेल शेड ऑफ ड्यूरिंग सिक्रीशन। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है सीबेसियस ग्लैंड। यस, यहां तक क्लियरिटी है आप लोग को? सो मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सीबेसियस ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड। राइट। अब देखो, नेक्स्ट जो इपिथीलियम है वो है कंपाउंड इपिथीलियम। सिंपल इपिथीलियम तो मैंने कंप्लीट कर दिया भाई। नेक्स्ट इपिथीलियम कौन सा इपिथीलियम है? यह है कंपाउंड इपिथीलियम।
देखो जो कंपाउंड इपिथीलियम होता है, कंपाउंड इपिथीलियम में क्या होता है कि मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होती है प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइन। क्या क्या रहेगा कंपाउंड इपिथीलियम में? इट हैज मोर देन वन लेयर ऑफ सेल प्लस बेसमेंट। अब कंपाउंड इपिथीलियम के कई टाइप्स हैं, ये दो टाइप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम। भाई इनके नाम में ही पूरा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या कंपाउंड इपिथीलियम है वो फिल्टरेशन के लिए सुटेबल होगा? अरे भाई मल्टी लेयर तक कहां से सुटेबल, नहीं होगा। क्या कंपाउंड इपिथीलियम सिक्रीशन के लिए सुटेबल होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सुटेबल होगा? नहीं होगा। तो कंपाउंड इपिथीलियम जो होता है उसका बेस्ट फंक्शन क्या होता है? उसका एक फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है प्रोटेक्शन। चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस है या केमिकल स्ट्रेस है या ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, उससे वो बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है। राइट। तो चलिए हम ये जो दो इपिथेलियल टिश्यू है उसको देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, एक्सक्यूज मी। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, इस देश के जो जेन जेन जी है, मतलब युवा लोग हैं, ये लोग कॉकरोच की तरह, पैरासाइट की तरह। भाई क्यों बोल रहे हो ऐसा आप लोग? यहाँ पर तो नीट में कैसे घोटाला हुआ है अभी तो आप लोग देख ही रहे हो ना। और आप अगर कंपेयर करोगे देश के युवाओं को कॉकरोच से, इससे घटिया बात क्या हो सकती है? चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अपने पॉइंट पे आते हैं। जो कंपाउंड इपिथीलियम होता है, कंपाउंड इपिथीलियम के दो टाइप है। एक है नन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम, कई सारे टाइप्स हैं, इसमें से दो को कंपेयर करके देखते हैं। और सेकेंड है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। दोनों इपिथीलियम में देखिए नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनार सेल्स, शेप सेल्स होती हैं दोनों में। उसके ऊपर दोनों में 2 to 3 लेयर ऑफ पॉलीगोनल शेप सेल्स होते हैं। यस, 2 to 3 लेयर ऑफ पॉलीगोनल शेप सेल्स होते हैं। और उस सबसे ऊपर क्या होता है? स्क्वामस शेप सेल्स होते हैं। दोनों में स्क्वामस शेप सेल्स होती है। सेल्स का लेयर सबसे ऊपर स्क्वामस शेप सेल है ना। ये तो दोनों में कॉमन है। लेकिन जब आप कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखोगे, अच्छा कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैरेटीन प्रोटीन होगा। देखो कैरेटीन प्रोटीन एक फाइब्रस वाटर इंसोलेबल प्रोटीन होता है, और ये जिस टिश्यू में भी रहेगा ना वो उसको वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। तो कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है, इसमें सबसे ऊपर एक कैरेटीन प्रोटीन का लेयर होता है, वाटर इंसोलेबल प्रोटीन है भाई, प्रोटेक्ट कर देगा, है ना। प्रोटेक्ट कर देगा मतलब क्या है? अंदर वाटर को नहीं आने देगा। फाइन। तो सबसे ऊपर कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में सबसे ऊपर कैरेटीन प्रोटीन का एक लेयर होता है। ठीक है। उसके बाद से उसके नीचे स्क्वामस सेप सेल्स होती हैं, और उसके नीचे पॉलीगोनल सेप सेल्स होती है, और सबसे नीचे क्यूबॉइडल सेप सेल्स। ठीक है। जो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है उसमें कैरेटीन प्रोटीन का लेयर नहीं होता है। नाम तो देखो आप, नॉन कैरेटिनाइज्ड मतलब कैरेटीन नहीं है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, और स्क्वामस इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम में जो सबसे ऊपर सेल्स होती है ना उसी के नाम पे वो इपिथेलियम होता है। सबसे उस ऊपर कौन सी सेल्स हैं? स्क्वामस शेप सेल्स है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वामस इपिथेलियम। उसी तरह से इसका नाम क्या है? कैरेटिनाइज्ड, कैरेटीन सबसे ऊपर है, मल्टीपल लेयर ऑफ कैरेटीन प्रोटीन डिपोजिटेड है। स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। स्क्वामस इपिथेलियम सबसे ऊपर वाली सेल्स कैसी हैं? स्क्वामस शेप सेल्स है। राइट। अच्छा देखिए, सबसे नीचे जो सेल्स है ना यहाँ पर, उसको कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनाटिवम, जो कॉलमनार शेप सेल्स होती हैं। और ये जो कॉलमनार शेप सेल्स होती है इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ठीक है, ये है स्ट्रेटम जर्मिनाटिवम।
जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, ग्रो करना होता है ना। तो इसी की वजह से, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की वजह से रैपिड सेल डिवीजन होता है इसमें। और ये टिश्यू जो होता है अगर डैमेज हुआ तो क्विकली रिपेयर भी हो जाता है। फाइन। जो नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये हमारे बॉडी के मॉइस्ट लाइनिंग में प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये हमारे बक्कल कैविटी के लाइनिंग में मिलेगा, ये जैसे हमारे फेरिंग्स के लाइनिंग में मिलेगा, जैसे वेजाइना एनस अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस के लाइनिंग में मिल जाता है। ठीक है। लेकिन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है ना, ये आपको स्किन में मिलेगा। हाँ, स्किन में। स्किन ड्राई लाइनिंग है, मॉइस्ट लाइनिंग है? ड्राई लाइनिंग है भाई। ये ड्राई लाइनिंग में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये मॉइस्ट लाइनिंग में प्रोटेक्शन प्रोवाइड। फाइन। नेक्स्ट इपिथेलियम जो है वो है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना। तो ये इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो चेंजेबल होता है। यस। ये इस इपिथेलियल टिश्यू का थिकनेस जो होता है ना वो चेंज हो सकता है। हाँ, इसलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। चूंकि ये यूरिनरी सिस्टम में मिलता है, इसलिए इसको हम लोग यूरोथीलियम भी कहते हैं। यस। हमारे यूरिनरी सिस्टम में मिलता है, इसलिए इसको यूरोथीलियम कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाएगा आपको, यूरेटर में मिल जाएगा आपको, रीनल पेल्विस में मिल जाएगा आपको। ठीक है। क्यों होता है उधर, ये देख, क्या जरूरत क्या है ये भी तो देखे ना। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इसी इपिथेलियल को टिश्यू को देखोगे, तो नीचे बड़ी बड़ी क्यूबाइडल शेप सेल्स है, उसके ऊपर पियर शेप सेल्स है, और सबसे ऊपर ओवल शेप सेल्स। एक्चुअली ये जो इपिथेलियम होता है ना, इसमें कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं, उनको कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या होता है कि जब भी, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भरता है तो ये इपिथेलियम थोड़ा स्ट्रेच होता है, थोड़ा खिंचता है। और जब ये खिंचता है तो इसके अंदर के वो जो स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो एक्टिव होकर के ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हुआ है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हुआ है मतलब क्या, यूरिन भरा है। तो बॉडी जो है यूरिन को बाहर रिलीज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यस। तो इस इपिथेलियम के हेल्प से जो यूरिन को वाइड आउट करने का प्रोसेस है, मिक्सुरेशन जिसको कहते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। कितना शानदार एपिथेलियम देख। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टी लेयर, और क्यूबाइडल मींस सबसे ऊपर जो सेल्स हैं वो क्यूबिकल शेप सेल्स होगी। तो एक्चुअली इसके अंदर दो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। ऊपर होता है क्यूबाइडल शेप सेल्स और नीचे भी क्यूबाइडल शेप सेल्स होता है। और जो हमारे बड़े बड़े ग्लैंड होते हैं ना, उन ग्लैंड के डक्ट में मिलेगा आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। तो इस तरह से मैंने इपिथेलियल टिश्यू जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, वो है सेल जंक्शन। दो सेल के बीच के कनेक्शन को सेल जंक्शन कहते हैं। सेल जंक्शन के भाई कई टाइप है। जो पहला टाइप है वो है गैप जंक्शन। देखो, गैप जंक्शन जो होता है ना, ये मान लो हमारे पास एक सेल ए है और एक दूसरा सेल बी है। तो अगर इन दोनों सेल के बीच में रैपिडली मटेरियल को ट्रांसफर करवाना है डायरेक्टली, जैसे वाटर है, वायंस है, न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, उनको अगर तेजी से ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसके लिए इसमें गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन कहाँ मिल जाएगा, ये गैप जंक्शन आपको हार्ट की मसल्स के बीच में मिल जाएगा। हार्ट की जो मसल सेल्स होती हैं उनके बीच में अगर कार्डियक इंपल्स तेजी से ट्रांसमिट होगा, तभी तो साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना। भाई, 1 मिनट में 75 टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करती। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो तेजी से मूव करना पड़ेगा। तो तेजी से मूव करने के लिए वहां पे गैप जंक्शन। ठीक है। फिर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको यूरिनरी ब्लैडर में, स्टमक में, इंटेस्टिन में। इसमें क्या होता है, जितनी भी मसल सेल्स होती है उनके बीच में गैप जंक्शन होता है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी गैप जंक्शन। फाइन। इस तीनों जगह इंपल्स को तेजी से ट्रांसमिट करने के लिए उधर गैप जंक्शन होता है। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन सेल के एपिकल पार्ट में होता है। और इसका टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, दो सेल के बीच के हर तरीके के एक्सचेंज को, लीकेज को ब्लॉक कर देना। हाँ। हाँ, ये जो सेल जंक्शन है, जैसे मान लो
कि हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच में अगर टाइट जंक्शन बन गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे समझते हैं। जैसे ये एक सेल है, सपोज ये एक सेल है ना, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में अगर टाइट जंक्शन रहेगा ना, तो अक्रॉस द सेल कुछ भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, दो सेल के बीच में कुछ भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। फाइन। ये मिल जाता है, टाइट जंक्शन देखने को मिलता है हमारे स्टमक में और इंटेस्टिन में देखने को मिलता है। स्टमक जो होता है हमारा, स्टमक के इनर लाइनिंग में, स्टमक में भाई एसिड सिक्रीट होता है ना, तो स्टमक में ये जो एसिड सिक्रीट हो रहा है वो स्टमक के लाइनिंग को डैमेज तो कर सकता है। होता क्या है कि एक तो म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता ही है स्टमक में, और दूसरा स्टमक की लाइनिंग में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सारी सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन होता है। अब इस टाइट जंक्शन को क्रॉस करके एसिड अंदर जा ही नहीं सकता, हाँ जा ही नहीं सकता, अंदर नहीं जा सकता है। फाइन। तो स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, या इंटेस्टिन में बेसिक सिक्रीशन होता है, वहां पर अल्कलाइन सिक्रीशन होता है, इंटेस्टिनल जूस, जिसको सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो इंटेस्टिन और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे टाइट जंक्शन। फिर होता है डेस्मोसोम। भाई जो डेस्मोसोम होता है ना, ये दोनों दो सेल को टाइटली होल्ड करके रखने का काम, दो सेल के बीच में समझ लो सिलाई मार दिया गया है, डेस्मोसोम की वजह से दोनों सेल, दो सेल स्ट्रांगली साथ साथ रहे। जो हमारा कार्डियक मसल सेल होता है उनके बीच में डेस्मोसोम भी रहता है। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने डेस्मोसोम क्या होता है, टाइट जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है देख लिया, और हमने देख लिया इपिथेलियल टिश्यू। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए, बाय।